दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर आप लोगों की परीक्षा शुरू होने वाली है और दोस्तों अभी आपको चाहिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ उसी को करें। देखिए इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्नों को करते हैं ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है और मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जस्ट वीडियो खत्म होने के बाद 2-3 बार उसको रिवाइज करें। अगर आप दोस्तों 2-3 बार उसको रिवाइज कर लेते हैं तो जैसे ही आपके 4 फरवरी के दिन ये परीक्षा में आपको ये प्रश्न दिखेगा तो आप आसानी से दोस्तों सभी का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्नों को करेंगे ये सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा को देख करके तैयार किया गया प्रश्न है जिसको हम लोग बोलते हैं गेस प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग कोशिश कीजिएगा ईमानदारी पूर्वक एक एक प्रश्न का सही आंसर देने का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे। देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपको एक वर्ड देखे विशाल स्नानघर आपको डायरेक्ट आंसर लगा देना मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के जो अवशेष है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। एक चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, कभी कभी मैं वैसे पहले भी बता चुका हूं कि जोते हुए हल क्या है, जोते हुए खेत का जो साक्ष्य है वो कहां से प्राप्त हुआ था दोस्तों, वो जो है कालीबंगा से। लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है और हड़प्पा जो है दोस्तों उसका खोज किसने किया था, बिल्कुल दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, 1921 ईस्वी में किया था। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर क्रीट की सभ्यता। हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो चीन की सभ्यता की नहीं मानी जाती, क्योंकि ये भी हम लोग जानते हैं कि दोस्तों सिंधु घाटी जो सभ्यता था उसका जो बिजनेस है, जो व्यापार है वो चीन के साथ नहीं चलता था, बाकी ये सभी के साथ चलता था। ठीक है, इसलिए राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से 2 सर्वाधिक लोकप्रिय स्मृतियां है। क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से 2 सर्वाधिक लोकप्रिय स्मृतियां क्या होगा। बिल्कुल थर्ड की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक लोकप्रिय यानी कि जो सर्वाधिक पॉपुलर है दोस्तों वो आपके मनुस्मृति हो जाएगा और क्या हो जाएगा, याज्ञवल्क्य। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, कौर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कुरु, ये जो कबीले का जो उदय है वो किन 2 बड़े कबीलों के संयुक्त होने पर हुआ था, यानी कि मिलने पर हुआ था। भरत और दरयू या फिर भरत और करु या फिर यद और तुर्वस या फिर यद और पुरु। देखिए आज का जो वीडियो है दोस्तों वो काफी इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्नों को लेके आए आप देखिएगा ये सभी प्रश्न जो है कुछ अलग लेवल का आपको मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग ईमानदारी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों 4 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे भरत और करु। ठीक है, यानी कि जो कौर कबीला है, जो कुरु कबीला है दोस्तों उसका जो उदय हुआ है वो भरत और करु के मिलने से हुआ है, यानी कि संयुक्त होने से हुआ है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाए, बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, क्षत्रिय शब्द का जो है आर्थिक यानी कि साहित्यिक अर्थ क्या होता है। राजा, लड़ाकू, रक्षक या फिर राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। हमने आपको कई बार बताया कि जो ऑप्शन आपका ज्यादा बड़ा होता है वो अक्सर सही आंसर होता है। यहां भी बिल्कुल वही होगा, राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। तो क्षत्रिय शब्द का जो साहित्यिक अर्थ होता है वो राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं था। आपको पता है जब हड़प्पा सभ्यता था तो दोस्तों उस समय जो है मोहर की चलती थी, क्योंकि मोहर से बिजनेस किया जाता था। जैसे कि आज के जमाने में हम लोग पासपोर्ट लेकर के, वीजा लेकर के एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, उस समय दोस्तों मोहर लेकर के चलता था। तो बताइए उस मोहर में कौन सा जानवर का चित्र नहीं था, फोटो नहीं था। बिल्कुल दोस्तों 6 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे शेर का। जी ऑप्शन सी आपके राइट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। शतरंज की तरह, ठीक है, कौन से स्थान से मिले हैं, हड़प्पा से, कलिबंगा से या फिर मोहनजोदड़ो से या फिर लोथल से। बिल्कुल दोस्तों 7 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे लोथल से। तो कौन सा स्थान है जहां पर शतरंज की तरह खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ है, वो है लोथल। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया था। देखिए इस बार 2022 का जो आपका मॉडल पेपर जारी हुआ उसमें भी आपका ये प्रश्न था। ठीक है, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां पर उत्खनन करवाया था, बिल्कुल हड़प्पा में करवाया था। कब करवाया था, 1921 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 9, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी। हम लोग जानते हैं उसका नाम क्या है, आर.डी. बनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं रखलदास बनर्जी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो 1922 ईस्वी में किया था। किसने किया था, रखलदास बनर्जी ने किया था। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत में जो एक युद्ध था जिसका नाम क्या था, कौरव और पांडव, दोनों जो है वो दोस्तों किस वंश से संबंधित थे। आपको पता है कौरव और पांडव के बारे में, वो दोनों दोस्तों किस वंश से संबंधित थे, कुरु, शाक्य, किबरी, पांचाल। बिल्कुल 10 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे
क्रू। ठीक है, तो राइट आंसर आपके 10 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा कि महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या क्या है। बिल्कुल दोस्तों इसकी जो राइट आंसर हो जाएंगे वो 1,0217। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए इस प्रश्न का। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी। हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे ज्यादा तरक्की किया हुआ था एक था मोहनजोदड़ो और एक था दोस्तों हड़प्पा। तो आपका हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी था। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो बीच की दूरी है वो लगभग 464 या 460 किलोमीटर की दूरी थी। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का जो उल्लेख है वो इनमें से कुल कितने प्रकार का विवाह श्रेष्ठ एवं धर्म सम्मत माने जाते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसके जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे 4 प्रकार के। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं महाभारत में टोटल 8 प्रकार के विवाह के बारे में उल्लेख दिया हुआ विवरण है, लेकिन इसमें से जो है टोटल 4 प्रकार का जो विवाह है वो श्रेष्ठ और धर्म सम्मत माने जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपके राइट आंसर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या था। फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। ब्राह्मणों का जो मुख्य कार्य था वो क्या था। अध्ययन अध्यापन यानी कि पढ़ना पढ़ाना, कृषि, व्यापार या फिर दक्षिणा देना। बिल्कुल 14 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे अध्ययन और अध्यापन। ऑप्शन आपके ए राइट आंसर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, राजगिरे की नगर वधु का नाम क्या था। काफी इजी क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजगिरे की नगर वधु का नाम था माधवी, अम्बपाली या फिर तीसरी रक्षिता या फिर शालवती। काफी इजी और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे सालवती। तो राजगिरे की नगरवधु का जो नाम था दोस्तों वो सालवती था। ऑप्शन आपके डी 15 के राइट आंसर जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, काफी इजी क्वेश्चन है। किसने लिखा, वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है। जी हाँ, वास्तविक सुकर्म वह है जिससे कि प्रजा जो है वो सुखी और प्रसन्न है। ये बात किसने लिखा था। बिल्कुल दोस्तों 16 की जो राइट आंसर वो आपको जाएंगे कौटिल्य ने। किसमें दोस्तों, कौटिल्य। आपको पता है अर्थशास्त्र की जो रचनाकार है वो कौन है, कौटिल्य है। तो इसी ने लिखा था कि वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न है। और हम लोग जानते हैं मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना किया था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की जो राजधानी थी वो क्या थी। तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली या फिर पाटलिपुत्र। काफी इजी और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर वो आपको जाएंगे तोसाली। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय कलिंग की जो राजधानी थी दोस्तों वो तोसाली थी। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, आर्यभट्ट कहां का वासी था। मालवा, कश्मीर, तक्षशिला, पटना। काफी इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल ये भी आपका राइट आंसर आपको जाएंगे पटना का। ठीक है, तो आर्यभट्ट जो है, तो अगर ध्यान रखिएगा एक चीज वहां पर कि आर्यभट्ट का जो जन्म है दोस्तों वो कहां का वासी था। बिल्कुल पटना का था। अगर आपको ऑप्शन पटना नहीं देगा क्योंकि उस समय इसका नाम पटना नहीं था, उस समय इसका नाम क्या था, कुसुमपुर था। ध्यान रखिएगा क्या था नाम था, कुसुमपुर। ठीक है, तो उस समय जो है दक्षिण कुसुमपुर में आर्यभट्ट का जो है वासी कहां का था दोस्तों, कुसुमपुर में। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्यभट्ट कहां का वासी था और ऑप्शन में अगर पटना रहेगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में कुसुमपुर रहेगा तो वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। बहुत इजी क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट है। जो भी दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, एक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सारे साथियों को ताकि वो भी क्लास में जुड़ पाए। ठीक है, प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत मजे के साथ पढ़ाई जाती है। देखिए अगला प्रश्न, द्वितीय नगरीकरण के नगरों का क्या कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको देंगे लोहयुगीन नगर। ऑप्शन सी 19 का राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हमने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन सी आपके 20 के राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी किस पर, व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। बिल्कुल देखिए वैसे तो सभी पर ये जो है आधारित था लेकिन ज्यादातर जो है वो व्यापार होती थी। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो हड़प्पा संस्कृति जो है वो व्यापार पर आधारित थी। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे विष्णु की करते थे या फिर वरुण की या फिर मारुति देवी की या फिर इंद्र की। काफी इजी और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसको राइट आंसर है वो आपको जाएंगे मारुति देवी की। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो उपासना करते थे मारुति देवी की। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। काफी इजी क्वेश्चन दोस्तों, आपका रिस्पांसिबिलिटी है, आपका कर्तव्य है। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरा कर्तव्य आपको पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूं, आपका कर्तव्य प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने सारे दोस्तों को। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा गया है। फटाफट बताइए। तो मध्ययुगीन यात्रियों का जो सरताज है, सरताज वो किसे किसे कहा गया है। बिल्कुल 23 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे
मार्को पोलो को। ऑप्शन डी आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, सर्वाधिक यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के समय में भारत आया था? यानी कि सबसे ज्यादा जो यूरोपीय यात्री है वो कौन से मुगल शासक के समय में भारत आया था? अकबर के शासनकाल में, जहांगीर के, या फिर शाहजहां के, या फिर औरंगजेब के? औरंगजेब का दूसरा नाम क्या था? आलमगीर नाम से जाना जाता था। शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया। जहांगीर, जिसका नाम है जहांगीरनामा, जिसको हम लोग बोलते हैं तुजू के जहांगीरी, जो कि खुद उन्होंने लिखा। ठीक है, और अकबर, जिन्होंने तीर्थ यात्रा कर को शुरू किया था, इसी ने मतलब कि बंद किया था, और इसी ने तंबाकू को शुरू किया था, और जहांगीर जो है तंबाकू को खत्म किया था। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तंबाकू पर बैन कौन लगाया था दोस्तों? जहांगीर। शुरू कौन किया था? अकबर। जी हाँ, 24 की जो राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल आपको जाएंगे वो है आपका जहांगीर। तो सर्वाधिक यूरोपीय यात्री जो है वो किस मुगल शासक के समय में भारत आया था? दोस्तों जहांगीर के समय में सबसे ज्यादा यूरोपीय यात्री जो है वो भारत आया था। जहांगीर, जिन्होंने तंबाकू को बंद किया, पूछा जाता है। जहांगीरनामा जो दोस्तों वो जहांगीर ने खुद लिखा था। और शाहजहां के बारे में पूछा यह जाता है कि स्थापत्य कला का जो विकास है सबसे ज्यादा किसके समय में हुआ था? दोस्तों वो शाहजहां के समय में। ठीक है, शुरुआत तो वैसे अकबर के समय में हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा जो विकास है, सबसे ज्यादा जो तरक्की है वो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। इब्न बतूता कहां का निवासी था? कई बार हमने आपको करवाया है। इब्न बतूता जो है काफी इजी क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। मोरक्को का था, लेकिन यहाँ पर मोरक्को ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। ठीक है, तो इब्न बतूता जो कहां का निवासी था दोस्तों, वो आपको जाएंगे अफ्रीका। 25 नंबर क्वेश्चन का। देखिए बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया था? बिल्कुल हड़प्पा में करवाया था। कब करवाया था? 1921 ईस्वी में करवाया था। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा यूरोपीय यात्री पेशे से चिकित्सक था, यानी कि डॉक्टर था? कौन यूरोपीय यात्री था? फटाफट आप लोग बताइएगा। पीटर मुंडी, ट्रेवनियर, या फिर राल्फ विच, या फिर बर्नियर? देखिए हम लोग ज्यादा किसके बारे में पढ़े? बिल्कुल बर्नियर के बारे में। फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर कहां से निवासी था दोस्तों? फ्रांस का था। ये जो है दोस्तों पेशे से क्या था? चिकित्सक था, यानी कि डॉक्टर था। और इसका काम क्या था दोस्तों? ये जो घूमने तो आया था, लेकिन ये जो है हमेशा भारत का जो कंपैरिजन है वो यूरोपीय देशों से करता था। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, शाहजहां के समय में हुआ जो उत्तराधिकार युद्ध का वर्णन है वो किस यात्री ने किया था? निकोलो कोंटी ने, या फिर बर्नियर ने, अब्दुल रजाक ने, पेइस ने? बिल्कुल 28 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपके जाएंगे वर्नियर ने। ऑप्शन बी आपके 28 के राइट आंसर जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर कब बैठा? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार को बनवाया था, उसने दोस्तों 1206 ईस्वी में बैठा। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कब से कब तक शासन किया, तो दोस्तों आपको जो लगाना है वो 1206 से लेकर के 1210 तक, यानी कि मात्र 4 साल जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। ठीक है, 1206 को उसने शासन शुरू किया था, यानी कि गद्दी पर बैठा था, और 1210 तक, यानी कि मात्र 4 साल। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक वो कौन है? बिल्कुल दोस्तों वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक है। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। दासों के विषय में विस्तृत विवरण जो है किस यात्री ने दिया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। अल-बुरूनी ने, बर्नियर ने, इब्न बतूता ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। 30 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है इब्न बतूता ने। जी हाँ, दास, दास मतलब क्या? जैसे नौकर होते थे पहले, खरीदा जाता था, दास दासी। ठीक है, तो उसका जो जानकारी है, विस्तृत विवरण जो है वो इब्न बतूता ने दिया। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31, किस नगर अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? यानी कि कौन सा ऐसा नगर है, या फिर कौन सा ऐसा नगर का किला है जिसका वर्णन जो है सबसे ज्यादा यात्रियों के द्वारा किया गया है? लाहौर, चुनार, कलिंजर, या फिर ग्वालियर? बिल्कुल दोस्तों 31 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे ग्वालियर का। जी हाँ, अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन की विदेशी यात्री द्वारा किया गया है। क्वेश्चन क्या है? भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन जो है कौन से विदेशी यात्री के द्वारा किया गया है? अल-बुरूनी, इब्न बतूता, अल-मसूदी, या फिर अब्दुल रज़ाक? बिल्कुल दोस्तों 32 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे अल-बुरूनी के द्वारा भारतीय संबंधी पढ़ाई से संबंधित जो बाधा है उसके बारे में विवरण दिया गया है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन 33, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हमने आपको कई बार करवाया है। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था बिल्कुल दोस्तों वो था आपका नगर पालिका। ऑप्शन सी आपके करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 35, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से अवतरित है? भगवत गीता जो है वो महाभारत के किस पर्व से अवतरित है? आदि पर्व, सौप्तिक पर्व, या फिर भीष्म पर्व, या फिर द्रोण पर्व? बिल्कुल दोस्तों 35 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे भीष्म पर्व। ध्यान रखिएगा, भगवत गीता महाभारत के जो है भीष्म पर्व से क्या है? अवतरित है। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। और महाभारत कौन सी भाषा में लिखी गई? संस्कृत में। किसने लिखा है? वेद व्यास ने। किसने लिखा है? वेद व्यास ने। ध्यान रखिएगा, ये किसके रचनाकार है दोस्तों? इसके रचनाकार का नाम है वेद व्यास। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 36, द्रोणाचार्य को किस शिष्य ने गुरु दक्षिणा में सहर्ष अपना अंगूठा काट करके दे दिया था? किसने दिया था? हिरण्यदू ने, एकलव्य ने, अर्जुन ने, कर्ण ने?
बिल्कुल दोस्तों 36 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे एकलव्य ने। ठीक है, तो द्रोणाचार्य को जो है एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के तौर पर जो है अपना अंगूठा काट करके दे दिया था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 38, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराने ज्ञात अभिलेख जो है वो कौन सा है? सारनाथ का अभिलेख, गिरनाथ का अभिलेख, या फिर वोकजाकोई का अभिलेख, या फिर मथुरा का अभिलेख? बिल्कुल दोस्तों 38 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे वोकजाकोई का अभिलेख। ठीक है, तो भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख जो है वो कौन सा है? वोकजाकोई का अभिलेख। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 39, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? मेगास्थनीज यूनानी शासक के रूप में, यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। सिकंदर, फिलिप, या फिर सेल्यूकस, या फिर डिमेट्रियस? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे सेल्यूकस। जी हाँ, सेल्यूकस के रूप में। ठीक है, तो क्या आपका क्वेश्चन था कि मेगास्थनीज जो कि इंडिका के रचनाकार है, इंडिका के रचनाकार कौन है? मेगास्थनीज। उसी ने जो है सेल्यूकस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र में आया था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके जाएंगे 40, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमने आपको करवाया। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वो है 13वें शिलालेख में। तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो 13वें शिलालेख में किया गया है। 40 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 41, चीनी यात्री फायान किस शासक के काल में भारत आया था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फायान जो है वो कहां का यात्री था? बिल्कुल चीन का था। बताइए कौन से शासक के काल में, कौन से शासन के काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, अशोक, कनिष्क? बिल्कुल दोस्तों इसकी जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे विक्रमादित्य। मैंने आपको कई बार बताया विक्रमादित्य का जो पूरा नाम है वो क्या है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसका पूरा नाम है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, कभी अगर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य देगा तब भी आपको वही लगाना है। क्या है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 42, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो है वो कौन से भारतीय शासक के दरबार में आया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर स्कंदगुप्त? बिल्कुल दोस्तों 42 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगास्थनी जो है भारत के दरबार में आया था। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 43, स्त्री धन का उत्तराधिकार एक किसको, हक जो है वो किसको है? स्त्री धन मतलब स्त्री का दौलत किसको हो सकता है? बिल्कुल हो गया राइट आंसर आपका मात्र पुत्री को। ध्यान दीजिएगा, स्त्री धन का जो उत्तराधिकार है दोस्तों वो किसको है? मात्र पुत्री को। यानी कि ऑप्शन है आपके राइट आंसर आएंगे क्वेश्चन 43 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 44, हमने आपको कई बार करवाया है, गंगापुत्र किसे कहा जाता है? गंगापुत्र जो है वो किसे कहा जाता है? सहदेव को, अर्जुन को, भीष्म को, पांडु को? बिल्कुल दोस्तों 44 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे भीष्म को। ऑप्शन सी आपके राइट आंसर आएंगे क्वेश्चन नंबर 44 का। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 45, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका कि भगवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद है वो किसने किया था? चार्ल्स विल्किन ने, विलियम जोन्स ने, जस्टिन ने, विवेकानंद ने? तो भगवत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है चार्ल्स विल्किन ने। ऑप्शन आपके ए राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 46, कंटुक कौन था? कंटुक जो है वो कौन था? सैनिक सेवनों का प्रधान था, प्रादेशिक गवर्नर था, संवाद वाहक था, या फिर हाथी सेना का प्रधान था? बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे हाथी सेना का प्रधान था। कंटुक दोस्तों कौन था? वो था आपका हाथी सेना का प्रधान। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 46 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, हर्ष ने मगधराज की उपाधि कब धारण की थी? फटाफट आप लोग बताइएगा, हर्ष ने मगधराज की जो उपाधि है दोस्तों वो कब धारण की थी? 630 ईस्वी में, 635 में, 641 में, 640 में? बिल्कुल 47 की जो राइट आंसर यहाँ पर आपके हो जाएंगे वो है 641 में। तो हर्ष ने मगधराज की जो उपाधि है वो कब धारण किया था? बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे 641 ईस्वी में। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, वेनसोंग कितने समय तक भारत में रहा था? 14 वर्ष, 8 वर्ष, 16 वर्ष, 12 वर्ष? बिल्कुल 48 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 14 वर्ष है। ठीक है, तो वेनसोंग जो है वो कितने समय तक भारत में रहा था? 14 वर्ष तक रहा था। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, वेनसोंग की मृत्यु कब हुई थी? 660 ईस्वी में, 664 में, 662 में, 666 में? बिल्कुल दोस्तों 49 की जो यहाँ पर राइट आंसर आपको जाएंगे वो है 664 में। ध्यान रखिएगा, वेनसोंग की जो मृत्यु है दोस्तों वो 664 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर 49 के आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, हर्षवर्धन के समय में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? बालाधिकृत था, महाबालाधिकृत था, पाती था, कटुक था? बिल्कुल 50 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे महाबालाधिकृत। ठीक है, तो हर्षवर्धन के समय सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो कौन था? महाबालाधिकृत था। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपको सिंपली मैं बताया हूं कि आप जो है वेबसाइट पे जाकर के यानी कि गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र पे जाकर के सिंपली सर्च कीजिए तनु क्लासेस, वहां पर वेबसाइट मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट तनु क्लासेस का। वहां से आप चैप्टर पीडीएफ सब कुछ देख सकते हैं। वैसे वहां पर बहुत जोरों शोरों से काम चल रही है तो आप आराम से सब कुछ देख सकते हैं। अगर नहीं तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी अनाउंसमेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न आपका 59 नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में राजकीय आय का जो मुख्य साधन है भूमि कर वो कितना था उपज का? मतलब क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिए। जो उस समय जैसे कि मान लेते हैं आप 6 बोरी जो है गेहूं को उपजाए, तो बताइए आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा? यानी कि भूमि कर मतलब जमीन का टैक्स कितना देना पड़ेगा उपज का?
पांचवा भाग, चौथा भाग, छठा भाग या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल 51 की जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे छठा भाग का, यानी कि अगर आपने 6 बोरी गेहूं को उपजाया तो दोस्तों आपको 1 बोरी जो है दे देना पड़ेगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 52, वेनसोंग ने कन्नौज में एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया जिसका कार्य होती है 18 दिनों तक, 20 दिनों तक, 16 दिनों तक, 17 दिनों तक। तो बताइए वेनसोंग ने, बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे वो है दोस्तों 18 दिनों तक। ठीक है, 52 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। वेनसोंग ने कन्नौज में एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था जिसका कार्य होती रही लगभग 18 दिनों तक। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 53, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, मोहम्मद गौरी ने निम्न में से किसे अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, मोहम्मद गौरी ने निम्न में से किसे अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, रजिया को या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल 53 की जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, इसी ने जो है अपना यानी कि प्रतिनिधि नियुक्त किया था, किसने, मोहम्मद गौरी ने। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, कब से कब तक, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और 1206 से लेकर के 1210 तक, यानी कि लगभग ओनली 4 साल, सिर्फ 4 साल जो है इन्होंने शासन किया था। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए अगला प्रश्न आपका, कौन सा कथन यहाँ पर सही है, मोहम्मद गौरी अपने उत्तराधिकार के बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाया था, या फिर गौरी अपने कुटुंब के किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता था, या गौरी को कोई बेटा नहीं था। देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर आपको जाएंगे वो है दोस्तों गौरी अपने कुटुंब के किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता था। ऑप्शन भी आपके 54 के राइट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। आप देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 55, गौरी की मृत्यु के बाद निम्न में से किनके बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, ताजुद्दीन यल्तुज या फिर नसीरुद्दीन कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक, उपरोक्त सभी। बिल्कुल दोस्तों 55 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे ताजुद्दीन यल्तुज। ध्यान रखिएगा, गौरी की मृत्यु के बाद निम्न में से किनके बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था। सॉरी 55 का राइट आंसर आपको उपरोक्त सभी हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सभी, यानी कि ताजुद्दीन यल्तुज भी और नसीरुद्दीन कुबाचा भी और कुतुबुद्दीन ऐबक भी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने जितने भी प्रश्नों को किए हैं ये सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो प्लीज मैं चाहूंगा जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा उसको प्लीज आप 1-2 बार देख लीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों को। और जो भी दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, आप लोगों का कर्तव्य है। जैसे मेरा कर्तव्य आप लोगों को पढ़ाना वैसे आप लोगों का कर्तव्य है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर दोस्तों आपको पूर्ण तरीके से तैयारी कराई जाती है, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि सिंपली या तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पर अनाउंसमेंट हो जाती है, यहाँ पर सिंपली दोस्तों आप फिर गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र पर जाकर के सर्च कीजिए। ठीक है, सर्च करेंगे दोस्तों तो वहां पर आपको 100% जो है मिल जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।